नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को क्लिक करने के लिए धन्यवाद। तो यह हिंदी में मेरा पहला वीडियो है और जी के पैराडाइज देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2021 नेपिडो, म्यांमार। एरोबिक प्रशिक्षक थिन निन वाई ने म्यांमार की राजधानी में अपनी आदत के मुताबिक रोजाना जैसे कसरत का वीडियो बनाना शुरू किया। देश के संसद भवन के सामने वो जैसे गानों की धुन पर नाचने लगी। वो बिल्कुल अनजान थी कि उनके पीछे एक सैन्य काफिला संसद की तरफ तेजी से जा रहा था। बिन बताए उन्होंने संसद भवन पर कब्जा किया। ठीक उसी दिन जिस सुबह नवनिर्वाचित सरकार अपने उद्घाटन सत्र के लिए बैठक करने वाली थी। दरकिनार किए गए एनएलडीपी पार्टी के नेता आंग सान सूची को, जिन्होंने नवंबर 2020 में दोबारा चुनाव जीता। म्यांमार के जनरलों ने एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट में सूची का उनसे हक छीना। हड़पने वालों ने सभी सही बक्से पर आंकड़े मारे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर का बैन, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं को जेल, इंटरनेट बंद, एयरपोर्ट बंद। लेकिन फिर भी लाल कपड़े पहने नागरिकों को रास्ते पर आने से रोक न सके, जो 3 उंगली की सलामी लहराते रहे विरोधी प्रदर्शन के दिखावे में। हंगर गेम्स फिल्मों से प्रेरित, जिसका 2014 में थाईलैंड के प्रदर्शनों में भी इस्तेमाल किया। हर रात बर्तनों को पीटकर आवाज की, एक प्रथा जो 19वीं शताब्दी फ्रांस में पहली बार की गई। खराब आर्थिक स्थिति के खिलाफ शिकायत करने का एक तरीका। सैन्य के खिलाफ विरोध करना म्यांमार के लिए नया नहीं। इनके पास इतना सारा तख्ता पलट का इतिहास जो है 1962 में, 1988 और अब एक बार फिर पिछले 59 सालों में 41 वर्षों तक उनका शासन रहा। 1989 में उन्होंने देश का नाम बर्मा से म्यांमार बदला, एक ऐसा नाम जो पहले से ही देश के भीतर इस्तेमाल किया जा रहा था, औपनिवेशकों संबंधों से इसे हटाने के इरादे से। और क्योंकि ये बर्मी के अलावा देश के बाकी 135 जातीय समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। लेकिन इसके 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नए नामित देश के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। यूके में रहने वाली एक घरेलू महिला आंग सान सूची अप्रैल 1988 में अपनी धरती पर लौटी, उनकी बीमार मां की देखरेख करने के लिए, ऐसा बताया जाता है। हालांकि सूची की घर वापसी का वक्त इससे बेहतर नहीं हो सकता था। सूची जनरल आंग सान की बेटी थी, जिन्होंने 1948 में बर्मा को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अफसोस, उसी साल उनकी हत्या कर दी गई। उनके वापसी के कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के छात्रों ने सेना का विरोध और लोकतंत्र बहाली पर आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया, जिसे 888 विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विरोध ने 8 अगस्त 1988 को रफ्तार पकड़ी। 1962 के तख्ता पलट के बाद से देश पर शासन कर रहे नेता नी विन ने दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया। वक्त की नजाकत को भांपते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि शायद सही मौके की तलाश में, सूची ने अपना पहला भाषण 1 महीने बाद रंगून में एक बड़े पैमाने पर दिया। ये विद्रोह हमारे दूसरे स्वतंत्रता का संघर्ष है। कुछ ही हफ्तों बाद लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों की निर्मम हत्या ने संभवतः आगे जो हुआ उस आग में घी डालने का काम किया। सूची को घर में नजरबंद करके जनरलों ने सोचा कि उनका खतरा टल गया और अगले साल चुनाव की घोषणा की और सूची को एक खड़े किए गए सैन्य उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी। नतीजा, सूची की जबरदस्त जीत हुई, 60% से अधिक वोट और 80% संसदीय सीटों पर। लेकिन संसद में बैठने के बजाय उन्हें 2010 तक यानी 15 सालों तक घर में कैद रखा गया। देश छोड़ने, अपने पति और 2 बच्चों को फिर से मिलने से इनकार किया, जो यूके में रहते थे। आप अपने परिवार से मिलने लंदन जा सकती हो। अगर मैं अब चली गई तो मुझे आप कभी वापस नहीं लौटने दोगे। ऐसी कुर्बानी की वजह से उन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे उनके 2 बेटों ने स्वीकार किया जब मां अपने ही घर में नजरबंद थी। दुनिया सूची को नहीं भूली और उन्होंने म्यांमार के तानाशाहों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, जिससे मजबूरन उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीन की तरफ झुकना पड़ा। म्यांमार के लोग भी उन्हें भूले नहीं। 2007 में सूची के घर के बाहर 2000 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए और उनके साथ प्रार्थना की, जिसके बाद एक और विद्रोह हुआ और एक बार और क्रूर कार्यवाही का कदम लिया गया। हालांकि म्यांमार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी और वे जानते थे कि एक दिन बहुपक्षीय चुनाव करने पड़ेंगे, जिसकी तैयारी में मिलिट्री ने एक नया संविधान उर्फ तात मा दफ पारित किया। संसद के दोनों सदनों में 664 सीटों में से 25% अपने पास रखी, ताकि निर्वाचित विधायिका द्वारा किसी भी निर्णय को वे पलट सकें। हमेशा के लिए 3 शक्तिशाली मंत्रालयों पर नियंत्रण रखा, रक्षा, घर और सीमा के मामले, ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक सरकार से दबकर न रहे। आखिरकार जब उन्हें लगा कि सेना अपना प्रभुत्व जारी रखेगी, तो उन्होंने नवंबर 2010 में सूची को रिहा कर दिया। उन्हें 2010 के चुनावों से तो अलग रखा,
लेकिन 2015 में जब चुनाव लड़ने की अनुमति मिली तब सू की ने फिर से भारी बहुमत हासिल की। क्योंकि उनके दोनों बच्चे विदेशी नागरिक हैं, सेना के नए संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोका, पर उन्होंने राज्य परामर्शदाता के रूप में सत्ता संभाली। ये जानते हुए कि वे सेना से टक्कर कभी नहीं ले पाएंगी, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनरल का सामना नहीं किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार के आरोप में बर्मी सेना का बचाव तक किया। और जब पूछा गया, क्या रोहिंग्या आपके देश के नागरिक हैं? मुझे नहीं पता। और जेल से पत्रकार वालोन और क्योसो ओ की रिहाई की मांग को नजरअंदाज किया। कवि सोबाई और मोंग सोंग खा के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से भी इनकार किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिसने उनका समर्थन करते हुए म्यांमार पर प्रतिबंध डाले थे, अब उनके मानव अधिकार के साख पर सवाल उठाने लगे। तो फिर मिलिट्री ने अब तख्ता पलट क्यों किया, जब सू की उनके लिए कोई खतरा नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी दुनिया को लोकतंत्र का दिखावा करने में मदद करती थी? क्या जनरल मिन आंग लेंग खुद पीएम बनना चाहते थे, या उन्हें सू की के संसदीय बहुमत के आकार से खतरा महसूस हुआ जो शायद एक दिन उन्हें भी गिरा देता? वजह जो भी हो, चीन इस मौके का फायदा उठाने को देखेगा और वो रूस के साथ यूएन के सुरक्षा परिषद को म्यांमार की निंदा करवाने से रोकने में सफल रहा। म्यांमार चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने कम से कम $3.6 बिलियन के निवेश के साथ देश की 5G नेटवर्क को भी विकसित कर रही है और उन्हें $4 बिलियन का कर्जा भी दिया है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन की BRI पहल का हिस्सा है, जहां क्याओ कपू गहरे समुद्र बंदरगाह को विकसित करके वे भारत के इलाके के ठीक बीचम बीच कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीन पर अपनी पूरी निर्भरता नहीं रखने के लिए ही जनरलों ने एक जमाने में सू की को छोड़ा था और लोकतंत्र की राह पर चल पड़े थे। एक नीति जो वे आज भी कायम रखें, भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन और सबमरीन लेना और हथियारों को चीन की बजाय रूस से खरीदना। अपने पुराने दोस्त से सावधान रहने का एक और कारण भी है। स्वतंत्रता समर्थक अराकान आर्मी, जिसे चीन समर्थन दे रहा है, वो म्यांमार की सेना के खिलाफ खूनी युद्ध में जुटा है। चीन ने अराकान आर्मी को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया है, जब उनके सदस्यों ने भारत बनाई कालादान परियोजना पर काम करने वाले 5 इंजीनियरों का अपहरण किया। एक बहु नोडल प्रोजेक्ट जो कोलकाता को समुद्र के सीतवे से जोड़ेगी, साथ ही साथ कालदा नदी मार्ग से एक रास्ते के माध्यम से मिजोरम से जोड़ेगी। फिर भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, जिसे बाद में वियतनाम तक विस्तारित किया जाएगा, जिन परियोजनाओं पर कुल मिलाकर भारत $1.7 बिलियन खर्च कर चुका है। इस पर जोड़ो 100 से अधिक भारतीय निजी कंपनियों द्वारा $1.2 बिलियन का निवेश, जो वो यागोन म्यांमार के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र कार्यालयों से चलाते हैं, जो ज्यादातर 2016 के बाद वहां गए थे, बराक ओबामा द्वारा प्रतिबंधों के उठाने के बाद, जो शायद उस राष्ट्रपति का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय फैसला रहा होगा। विडंबना से जो ब्रिटेन का शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फैसला था, म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लगाना। अमेरिका में जनरलों का $1 बिलियन पड़ा हुआ है, हम उसे हाथ नहीं लगाने देंगे। महसूस करते हुए कि म्यांमार पर प्रतिबंध भारत के हित में नहीं, वो हालात पर सिर्फ चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने तख्ता पलट की निंदा नहीं की। हमें उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति विकास परियोजनाओं पर असर नहीं करेगी। दूसरी तरफ चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तख्ता पलट को कैबिनेट फेरबदल बुलाया। 1990 के दशक से भारत ने जनरलों से रिश्ता बना रखा है और भारतीय विदेश सचिव अक्सर सेना प्रमुख के साथ म्यांमार का दौरा करते हैं, जिससे उनकी सरकार के दोनों पंखों को आदर मिले। उन्हें कुछ विद्रोही समूह के खिलाफ जनरलों के समर्थन की जरूरत है, जो म्यांमार का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश में है। हालांकि भावनात्मक रूप से भारत को सू की से बेहतर समीकरण रहेगी, जो 16 साल की उम्र में अपनी मां दौ खिन की के साथ 1960 में भारत आई थी और जिसने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और लेडी श्रीराम कॉलेज में अध्ययन किया और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IIAS शिमला में छात्र बनी। इन घटनाओं के बावजूद मोरेह के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती शहरों में लोगों से लोगों का संपर्क अपरिवर्तित रहा है, जहां आश्चर्य से कई तमिलों रहते हैं जो 1962 में सैन्य नरसंहार के दौरान म्यांमार से भागा है और वहीं सीमा पर अपना घर बसाया और अपनी गोद ली हुई मातृभूमि के साथ व्यापार करते रहे। मिलिट्री ने अब तक खुद पर लगाम लगाया है और वे पहले की तरह नागरिकों पर उतनी क्रूरता से नहीं टूटे जितना कि उन्होंने 1962, 1988 या 2007 में किया था, लेकिन आसार अच्छे नहीं दिखते। वे NLD नेताओं के खिलाफ बेबुनियादी मुकदमे चला रहे हैं, कथित तौर पर 10 वॉकी टॉकी आयात करने के जुर्म में, जिसमें 3 साल जेल की सजा है। अमेरिका की मेगाफोन कूटनीति, यानी दूर से धमकियां चिल्लाने का कोई मायना नहीं, क्योंकि उनका वहां है ही क्या जो वे खो सके। और रही बात म्यांमार को उसके पुराने नाम बर्मा से बुलाना, तो ये साफ साफ साबित करता है कि उनकी इस इलाके की समझ कम है और भारत के लिए मामला जटिल बनता जा सकता है अगर US हम पर दबाव डालना चाहे।
जनरलों को चीन की ओर रुख करना पसंद नहीं, लेकिन प्रतिबंध उन्हें मजबूर कर देगा। जब म्यांमार के राजदूत क्या मो तुन ने बड़ा व्यक्तिगत खतरा उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र में सैन्य अधिग्रहण की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार की सेना के खिलाफ कार्रवाई किसी भी तरह से करनी चाहिए। इस कहानी में एक और मोड़ था जिसने अपने साथी नागरिकों को संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। 60 वर्षों में